I'm Chandana Biswas. Welcome to my YouTube channel, आपकी पाठशाला. Today we are going to see chapter number 7, Ashoka the emperor who gave up war. Okay, so let's start with a small story. रोशन रुपीस. रोशन का जब बर्थडे होता है तो उसके दादाजी उसे पैसे पकड़ाते हैं और कहते हैं टू बाई अ न्यू सीडी. उसे एक नई सीडी खरीदनी होती है. जब वो उस पैसे के नोट्स को देखती है तो वो देखती है एक तरफ तो गांधी जी का स्माइलिंग फेस होता है ऑन द राइट और एक तरफ सेट ऑफ लायंस का फोटो होता है ऑन द लेफ्ट. तो वो सोचती है कि लायंस क्यों इंस्क्राइब किए जाते हैं और क्यों बनाए जाते हैं नोट्स पे. शी वंडर्ड. हम भी जानेंगे कि लायंस का क्या कहानी है. लायंस इज़ रिलेटेड टू अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री विच इज़ रिलेटेड टू अशोका. सो हम जानेंगे अशोका जी के बारे में. ओके, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ अ वेरी बिग किंगडम, द एम्पायर. जो बहुत बड़ा किंगडम बन जाता है उसे एम्पायर कहते हैं. ओके, सो लायंस को बहुत पहले से ही नोट्स या कॉइन्स में इंस्क्राइब किए जाते थे. कोई कभी स्टोन्स में, कभी पिलर्स में इंस्क्राइब किए जाते थे. सब बहुत एक अच्छा स्टोन पिलर आज भी इंस्क्राइब्ड है सारनाथ में. ओके, विच इज़ नियर वाराणसी, जहाँ पे बुद्धा जी ने अपना फर्स्ट टीचिंग प्रोवाइड किया था. मतलब अपना फर्स्ट ज्ञान को फैलाने का शुरुआत किया था. ओके, अब आते हैं हम अशोका जी में. हु इज़ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री. ओके, जिन्होंने जो अपना कुछ भी इंस्ट्रक्शंस को इंस्क्राइब करने के लिए पिलर्स या रॉक सर्फेसिस का हेल्प लेते थे. ओके, जिससे उनका आगे का जनरेशन बाई जनरेशन हर कोई उनका मैसेज या इंस्ट्रक्शंस को जान पाए, पढ़ सके. ओके, एंड जो अशोका जो रूलर थे वो फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर चंद्रगुप्ता ने फाउंडेड किया था. मतलब उनका एम्पायर चंद्रगुप्ता मौर्य ने समवॉट 2300 ईयर्स पहले स्थापित किया था. उनके बाद उनके बेटे बिंदुसरा ने टेक ओवर किया था. उसके बाद अशोका जैन ने टेक ओवर किया. ठीक है, आपने सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनने का बहुत बड़ा हाथ चाणक्य जी का रहा. ही वॉज अ वेरी 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 वाइज मैन. बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे. ओके, एंड हिज आइडियाज़ वाज रिटन डाउन इन अ बुक नेम कॉल्ड अर्थशास्त्र. ठीक है, अब डायनेस्टी क्या होता है जान लेते हैं. जब सेम फैमिली का कोई रूलर वन आफ्टर अनदर बनता जाता है उसको डायनेस्टी कहते हैं. ठीक है, जैसे कि मौर्यंस व डायनेस्टी, चंद्रगुप्ता, फिर बिंदुसारा, फिर अशोका जी जैसा टेक ओवर करते गए. ओके, सो कोई एम्परर में कोई एक सिटी या दो सिटी तो होता नहीं था, सेवरल सिटीज़ होते थे और एक कैपिटल भी नहीं होता था. जैसे कि इंडिया का एक कैपिटल है दिल्ली, बट वो टाइम रूल करने के लिए इट वॉज अ वास्ट एरिया टू कंट्रोल ओवर. तो एक जगह से रूल करना थोड़ा मुश्किल होता था. दैट्स वाई दे हैविंग 3 कैपिटल्स, पाटिलापुत्र, तक्षशिला और उज्जैन. उसमें से मेन पतिलापुत्रा था और तक्षशिला जो था हु इज़ द गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट. मतलब नॉर्थ वेस्ट से भी अगर किसी को भी अगर आना होता था वो तक्षशिला होके ही आ सकता था, जैसे कि सेंट्रल एशिया. उज्जैन से सारा ही जो ट्रेडिंग या वो मर्चेंट्स का या जो ऑफिशियल और क्राफ्ट्स पर्सन का जितना भी काम होता था वो उज्जैन के सिटीज़ से ही गुज़रता था. ओके, उज्जैन के रूट से ही गुज़रता था. और बाकी एरियाज़ में फार्मर्स और हर्डर्स रहते थे जो कि अपना फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदर करते थे और एनिमल्स को हंट करके अपना लाइफ को अच्छे से जी रहे थे. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर में डिफरेंट तरीके के लैंग्वेजेस बोले जाते थे. ठीक है, जगह जगह पे डिफरेंट टाइप्स के खाने खाते थे और जगह जगह पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपड़े भी पहनते थे. मतलब कुछ भी सेम नहीं था. ठीक है, हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स. एम्पायर्स किंगडम से कैसे डिफरेंट हुए. किंगडम्स अगर बोले जाए तो छोटे भी नहीं है, दे आर वेरी बिग इनफ, बट उससे भी बहुत बड़े लेवल को एम्पायर कहते थे. ठीक है, मतलब बहुत ऐसा बोलो जाए तो बहुत सारा किंगडम्स मिला के एक एम्पायर हुआ. ओके, जिसको एम्परर रूल करता था. ठीक है, जैसे कि अशोका द एम्परर बोलते हैं ना, तो एम्परर्स को ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते थे, ज़्यादा उनके आर्मीज़ बहुत ज़्यादा बड़े होते थे, उनके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते थे, उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती थी, इसीलिए उनको एम्पायर्स कहते हैं. ठीक है, रादर देन किंगडम्स के उससे कम रिक्वायरमेंट्स होते हैं इसलिए उससे किंगडम्स, और उससे बड़े वाले को एम्पायर्स बोलते थे.
ठीक है। और उनको लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स भी चाहिए होते थे जिससे वो टैक्स को कलेक्ट कर सके। नेक्स्ट इज़ रूलिंग द एम्पायर। एक एम्पायर को रूल कैसे करते थे, ठीक है। जैसे कि एक एम्पायर बहुत बड़ा होता था, डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंटली रूल किया जाता था। सो जो पाटलिपुत्र होता था वो होता था वहाँ से ही डायरेक्ट कंट्रोल करते थे राजा, ठीक है। अब अगर राजा अशोका जी थे तो अशोका जी डायरेक्ट कंट्रोल करते थे पाटलिपुत्र से बाकी सारे जगहों पे, ठीक है। और वो अपने ऑफिशियल्स को लगाते थे जिससे टैक्स कलेक्ट कर सके, फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्टवर्स एंड ट्रेडर्स, ठीक है। और जो ऑफिशियल्स लोग डिसओबे करते थे, मतलब जो रूल्स को नहीं फॉलो करते थे, उन्हें पनिशमेंट दिया जाता था। अब ऑफिशियल्स लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं उसके पीछे स्पाइस मतलब जासूस रखते थे, ठीक है। मैसेंजर्स छोड़े जाते थे और ये सारे खबर ठीक ठीक से जाके एम्परर को उन लोग डिटेल में बताते थे कि ऑफिशियल्स लोग सही से काम करते थे, कर रहे हैं कि नहीं, कुछ करप्शन है, कुछ घोटाला कर रहे हैं, तो उनको उनके डिटेक्टिव लोग से पता चल जाता था। ओके, सो इसमें कुछ रॉयल फैमिली मेम्बर्स और सीनियर मिनिस्टर्स भी जो कि बहुत ऑनेस्ट थे, जो कि बहुत वफादार थे, उन लोग भी एम्परर के साथ ये सुपरवाइजिंग का काम करते थे। ओके, और जो बाकी जो दो प्रोविंशनल कैपिटल्स है उज्जैन और तक्षशिला, उसको मोस्टली जो रॉयल प्रिंसेस है उन लोग देख रेख करते थे, गवर्न करते थे। ओके, वहाँ के लोकल कस्टम रूल्स, वहाँ के प्रॉब्लम्स उन्हीं लोग सॉल्व करते थे। अभी ये एरिया इतने वास्ट होने के कारण उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे रोड्स एंड रिवर्स कनेक्ट किए जाते थे जिससे ट्रांसपोर्टेशन और रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हो सके। जैसे कि नॉर्थ वेस्ट से ब्लैंकेट्स बहुत इजीली एज रिसोर्स मिल जाते थे और साउथ इंडिया से गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोर्स बहुत इजीली मिल जाते थे। बहुत लोग क्या करते थे कि ये रिसोर्सेज को एज ट्रिब्यूट राजा को दे देते थे। एज ट्रिब्यूट मतलब ट्रिब्यूट उसे कहते हैं जिसे हम स्वेच्छा से अपने विलिंगली दें, ठीक है। मतलब हम दिल से अगर किसी को कुछ दे रहे हैं उसको ट्रिब्यूट देना बोलते हैं। जैसे कि एक होता है टैक्सेस। टैक्स मतलब आपके पास हो या ना हो, आज फसल कम हुआ या ज़्यादा हुआ, जितना अमाउंट फिक्स्ड होता था उतना आपको राजा को देना ही होता था, दैट इज़ टैक्सेस, ठीक है। और ट्रिब्यूट हो गया आपके पास अगर ज़्यादा है, आप अगर अपने बेटरमेंट के लिए, अपने एरिया के बेटरमेंट के लिए, अपने नगर के बेटरमेंट के लिए, अच्छा के लिए, आप समाज के अच्छा के लिए, और अगर ज़्यादा आप देना चाहते हो अपने स्व इच्छा से, उसको ट्रिब्यूट देना बोलते हैं। ओके, एंड कुछ फॉरेस्टेड रीजन्स होते थे जो कि मोस्टली इंडिपेंडेंट होते हैं, मोर और लेस दे आर इंडिपेंडेंट, मतलब उसको ज़्यादा कंट्रोल नहीं करते थे क्योंकि जो लोग वहाँ पे रहते थे उन लोग फॉरेस्टेड रीजन्स के अंदर ही रहते थे। उन लोग ना किसी और को दखल अंदाजी देते थे ना उससे किसी और को परेशानी होता था, ठीक है। बट जो भी रिक्वायरमेंट्स होते थे जैसे कि एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी, वैक्स हो गए, वो डायरेक्ट मौर्यन ऑफिशियल्स को दिया जाता था जिससे वो एम्पायर के काम में आ सके, मतलब ओके। यहाँ पे एक स्टोरी दिया है, यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि एक मेगस्थीन्स करके एक एम्बेसडर आता है जो ठीक है आता है चंद्रगुप्ता के कोर्ट में, फ्रॉम द ग्रेट रूलर ऑफ वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया का एक एम्बेसडर आता है चंद्रगुप्ता के कोर्ट में, कोर्ट इन द सेंस उनका दरबार में आता है, ठीक है। और जब वो वहाँ का लेगेसी और रॉयल्टीनेस देखता है, द ग्रैंड प्रोसीजर्स, ग्रैंड रॉयल प्रोसीजर्स को देखता है, वो एकदम अचंभित हो जाता है। ओके, ही वॉज फुल्ली सरप्राइज्ड क्योंकि इतना रॉयल, इतना शानदार तरीके से कोई भी चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता था, हम यू नो। सो वो चीज़ को ही यहाँ पे लिखा है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एलिफेंट्स, जो हाथियाँ होते थे वो गोल्ड और सिल्वर से सजाए जाते हैं, और जो पैरेट्स को ट्रेंड करके मुकुट की तरह एम्पायर के सिर पे बिठाया जाता था,
और आर्म्ड, मतलब उनके रक्षा के लिए चारों तरफ आर्म्ड वुमेन्स तैनात किए जाते थे। ओके, उनके खाने से पहले कोई और टेस्ट करता था, वो 2 दिन से ज़्यादा कहीं एक बेडरूम में सोते नहीं थे। सो ये सब चीज़ें जो कि, और पाटिलापुत्रा कितना बड़ा सुंदर शहर है वो उन्होंने ये भी बताया है। ये सब चीज़ के बारे में उन्होंने बहुत खूबसूरती से बताया था कि क्यों इंडिया को ना स्वर्ग कहते हैं या सोने की चिड़िया कहते हैं। ओके, सो लेट्स कम क्विकली टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अशोका द यूनिक रूलर। ही इज़ वेरी यूनिक किए थे। एक तो बहुत फेमस रूलर थे, और ही वॉज द फर्स्ट रूलर, वो पहले रूलर थे जिन्होंने इंस्क्रिप्शंस के थ्रू से अपना मैसेज को फैलाना, स्प्रेड करने का सोचा था। ठीक है, वो प्राकृत लैंग्वेज, जो लोगों का कॉमन लैंग्वेज था वो टाइम, वही लैंग्वेज में इंस्क्राइब करते थे और ब्राह्मी लैंग्वेज में लिखते थे। ओके, अशोकास वॉर इन कलिंगा। सो इट्स अ वेरी फेमस वॉर। आपने सबने सुना होगा कलिंगा वॉर। कलिंगा इज़ द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा। और कलिंगा को हासिल करने के लिए अशोका ने एक बहुत बड़ी लंबी वॉर लड़ाई की थी। ठीक है, बहुत सालों तक, और वो जीते। बट इतना वायलेंस और इतना ब्लडशेड देख के उन्होंने डिसाइड किया कि और वो लड़ाई नहीं करेंगे। अब वो स्पिरिचुअलिटी हो या ह्यूमैनिटी का रास्ता अपनाएंगे। ओके, बिकॉज उनको ये समझ में आया कि लड़ाई से सिर्फ नुकसान होता है, अच्छा किसी का नहीं होता है, यू नो। सो ही वॉज द ओनली किंग। वो सिर्फ इस दुनिया के सबसे पहले और आखिरी बोल सकते हैं, एक पहले और आखिरी किंग थे। इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड जिन्होंने जीत के भी सब कुछ हार मान चुके थे, मतलब सब कुछ, उनको कुछ नहीं चाहिए था, वो गिव अप कर चुके थे। ठीक है, यहाँ पे वो अपना अशोका जी बताते हैं, ये भी एक इंस्क्रिप्शंस में इंस्क्राइब्ड है, अपने कलिंगा वॉर के बारे में वो बताते हैं अशोका जी कि उनको कितना बुरा फील हुआ था आफ्टर, मतलब जीतने के बाद, कलिंगा जीतने के बाद, लगातार इतने सालों की लड़ाई के बाद, जीतने के बाद उन्हें एक्चुअल में खुशी होने के बजाय बहुत दुखी होने लगा था। इट फिल्ड हिज हार्ट विथ सॉरो, मतलब वो बहुत दुखी हो गए थे, बहुत दुख से भर चुके थे, क्योंकि वो जहाँ देखते थे सिर्फ लोग मरे पड़े हैं, मतलब ये जीत कोई जीत नहीं लग रही थी उसे। ओके, सो ही डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धामा, मतलब फिर उन्होंने धामा का रास्ता को अपनाना बेटर सोचा, और इसी को सिर्फ वही नहीं, उनके आगे के जनरेशन, उनके बेटे, उनके ग्रैंडसन और हम जैसे कॉमन लोग इन फ्यूचर भी उनका धामा को एक्सेप्ट कर सके, उनके धामा को अपने लाइफ में अपनाए। इसी मैसेज के साथ वो ये सब कुछ इंस्क्राइब्ड करते थे रॉक सरफेसेस में या पिलर्स में। ठीक है, और वो जितना वो अपने उसके जब से उनको रियलाइजेशन हुआ तब से उन्होंने ये धामा को स्प्रेड करने में अपना सारा लाइफ को निछावर कर दिया। ओके, सो अब आते हैं व्हाट वाज अशोकास धामा। अशोकास धामा होता क्या है? ठीक है, अशोका का जो धामा था वो कोई एक भगवान का पूजा या सैक्रिफाइस, हवन करो, ये नहीं था। इट्स अ सिंपल मीनिंग, लाइक वो सोचते थे कि जैसा एक पिता अपने बच्चों को सही गलत के बारे में सिखाते हैं, वैसा उनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि वो अपने प्रजा को सही गलत की समझ दे के जा सके। ठीक है, और वो बुद्धा जी से भी बहुत इंस्पायर्ड थे। तो वो सोचते हैं सब जो जितने भी प्रॉब्लम्स उसके राज्य में हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, वो तो पहले ये एनालाइज करते थे। जैसे कि लोग, इतना बड़ा एम्पायर था कि सबका डिफरेंट रिलीजियस था, डिफरेंट रिलीजियस होने के बारे में डिफरेंट रिलीजियस होने के कारण बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स से, बहुत सारे झगड़े होते थे। फिर ये सैक्रिफाइसेस में, हवन में बहुत सारे एनिमल्स को सैक्रिफाइस करते थे। मतलब वो सोचते थे ये करने का ज़रूरत क्या है,
हर किसी को अपना जान प्यारा है, राइट। सो सर्वेंट्स और स्लेव से हर कोई नीचा दिखा के बात करता है, या सब लोग अपने फैमिलीज़ में झगड़ते हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। मतलब वो सोचते हैं कि ये लड़ाई करके फ़ायदा क्या, यू नो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बीइंग फाइटिंग, यू नो टू बी, व्हाट्स दैट पॉइंट। ओके, सो ये सब को सॉल्व करने का ड्यूटी, वो सोचते हैं कि ये सारा चीज़ को सॉल्व करने का ड्यूटी मेरा है। ओके, सो इसलिए वो कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट करता है, दे आर नोन एज धामा महामाता, ठीक है, जो कि अशोका जी के एक्चुअल हेल्पर्स होते हैं, जो कि एक जगह से दूसरा जगह उनका धामा को स्प्रेड करने में उनके हेल्प करते हैं, ठीक है। कैसे हेल्प करते हैं, जिससे रॉक्स और पिलर्स में जैसे इंस्क्राइब्ड हो गए, जगह जगह पे रॉक्स और पिलर्स लगाए गए और वहाँ पे उनका मैसेज को इंस्क्राइब्ड कर दिया गया। और जो लोग पढ़ नहीं सकते, इसके लिए उन्होंने उनके नेटिव लैंग्वेज प्राकृत में ही इंस्क्राइब्ड किया, ठीक है। और फिर उन्होंने सिर्फ इंडिया ही नहीं, सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और जर्मन और श्रीलंका जैसे बाहर के राज्यों में भी वो अपना मैसेज स्प्रेड करने में लग गए, ठीक है। एंड उनसे जितना हो सका उन्होंने सब किया, मतलब ही बिल्ड रोड्स, डग वेल्स, रेस्ट हाउसेस, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, मतलब हर किसी के लिए, मतलब वो जितना कर सकते थे उन्होंने किया, और ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज स्प्रेड हो, वो वही काम में लगे रहे। ओके, अब उनका मैसेज था क्या, मतलब वो कहते हैं कि हम बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं, जैसे कि किसी का अपने बच्चों का शादी में हम लोग कितना सारा कस्टम्स फॉलो करते हैं, हम अगर यात्रा पे जाते हैं तो पूजा हवन करते हैं। तो वो सोचते हैं कि ये सब बेकार है, इट्स नॉट यूज़फुल, उससे अच्छा हम कुछ ऐसा प्रैक्टिसेस करें जो कि मोर फ्रूटफुल होगा। क्या प्रैक्टिसेस, जैसे कि हम स्लेव्स और सर्वेंट्स, अपने से नीचे लोगों को भी रेस्पेक्ट दें, उससे भी प्यार से बात करें, अपने अपने एल्डर्स को रेस्पेक्ट करें, सारे क्रिएचर्स को प्यार करें, यू नो एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, नेचर हो गया, इंसान हो गया, कोई भेदभाव ऊंच नीच कुछ नहीं, सबको प्यार से हम एक्सेप्ट करें, ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स को गिफ्ट्स दे, एंड किसी और के रिलीजन और अपने रिलीजन का बुराई ना करे, ना करने दे किसी को, यू नो लाइक किसी और का रिलीजन का भी बुराई नहीं करना चाहिए ना अपना, ठीक है। सबके सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट करें, यही सब उनके मैसेजेस थे। उनको लगता था अगर यही हम करने लग गए तो अपने लाइफ में लड़ाई नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, एंड दिस इज़ सम इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एल्सवेयर में क्या है, जब जैसा मौर्यन एम्पायर एक तरफ से बन रहा था समवॉट 24 ईयर्स पहले, चाइना पे ग्रेट वॉल भी बन रहा था। क्यों टू प्रोटेक्ट द नॉर्थन फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर फ्रॉम पैस्टोरल पीपल से नॉर्थन फ्रंटियर को बचाने के लिए ग्रेट वॉल बन रहा था। इट टुक ओवर अ पीरियड ऑफ 2000 साल लग गए, एंड द फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर कीप शिफ्ट होना, वो शिफ्ट होता ही गया, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन गया। ओके, इतना कितना बड़ा, लाइक 6400 किलोमीटर लॉन्ग है, विथ स्टोन और ब्रिक से बना गया है, एंड सेवरल थाउजेंड पीपल काम करे टू बिल्ड दैट वॉल, और उसके बीच बीच में वॉच टावर्स भी है लगभग 100 से 200 मीटर में। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। कुछ भी गलती हुई तो प्लीज़ सॉरी, एंड और कुछ अगर आपको कहना है समथिंग इज़ रॉन्ग तो प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, बाय, टेक केयर एंड स्टे होम, बी सेफ। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।